भाविन, तुझे रसीद लेने को किसने कहा था? तुझे पता भी है कि हम रसीदों का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं? मुझे खबर छे माँ, पर आप ऑफिस में नहीं थी ना, इसलिए। नहीं थी तो रसीद लेने से पहले तूने मुझे पूछा था क्या? और रसीद मिलने के बाद भी तो नहीं बताया? नहीं बा, मैंने वो रसीद बच्चू भाई को फाइलिंग के लिए दी थी। जवा दो ना पार्वती बहन। केम जवा दो बच्चू भाई? और आप होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मेहुल, तू कितने साल से यहाँ काम कर रहा है? तूने इसे रसीद क्यों दे दी? इसे पता भी है कि यहाँ काम कैसे होता है? और भाविन, तुझे जितना कहा जाए उतना ही कर, समझा? भाविन, चाय। ये भाभी ना सबके सामने चिल्लाने से पहले एक बार भी सोचती नहीं है कि मुझे कैसा लगेगा। सारे ऑफिस स्टाफ के सामने मेरी बेइज्जती करती। यही बात जब मैं आपको बोलती हूँ कि आपकी बा मुझे किसी के भी सामने कहीं पर भी कुछ भी बोल देती है, बेइज्जत कर देती है, तो आप मुझे डांट देते हैं और उनकी इज्जत करने को कहते हैं। सुरभि प्लीज, अब तुम अपनी बकवास शुरू मत करो। तुम्हारी बात कुछ और है, लेकिन मैं तो उनका अपना बेटा हूं ना, उनका अपना खून हूं। वो मेरे साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकती। तुम जाओ यहां से। भाविन, किसी को भी बेइज्जत होना अच्छा नहीं लगता, पर ये बात तब समझ में आती है जब वो खुद पे बीतती है। सुरभि प्लीज, अब तुम ताने मारना बंद करो। मैं ताने नहीं मार रही हूँ, पर ये सच्चाई है कि आपकी बा एक बहुत ही घमंडी औरत है। उनको किसी की भी इज्जत करना नहीं आता। पर ये बात जब मैं आपके पास लेकर आती हूँ तो आप मुंह फेर लेते हैं। सुरभि, तुम मेरी बीवी हो, इसलिए तुम्हें बा की इज्जत करनी पड़ेगी। हाँ, उनकी रोज की बेइज्जती, उनकी सबके सामने बेमतलब की डांट फटकार, सब कुछ चुपचाप सहती रहो, है ना? तुम जाओ ऐसे। सत्ता की ताकत इंसान को घमंडी बनाती है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की बेइज्जती करते हैं। घर हो या ऑफिस, वो सभी पर बेवजह गुस्सा करते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनके इस गुस्से और घमंड की वजह से किसी के दिल को चोट भी पहुंच सकती है। जो गुस्सा करता है, अकड़ में रहता है, उसे पता ही नहीं चलता कि दूसरे के मन में वो गुस्सा लावा बनकर उबल रहा है, और वो कब बदले की चाह बनकर बाहर आ जाए कोई नहीं जानता। જો પાર્વતીબેન, નવો સ્ટોક આવ્યો છે। क्या जिग्नेश भाई, आप हमेशा वही पुराना स्टॉक ऊपर नीचे करके दिखा देते हैं। आपको लगता है मुझे बेवकूफ बना सकते हैं? अरे ऐसी बात नहीं है पार्वतीबेन, ये साड़ी तो कल ही आई है, ये देखिए। हाँ बा, ये बिल्कुल नहीं है। पिछली बार जब हम आए थे तभी नहीं थी। ये देखिए ना बा, कितनी अच्छी है। मैं तेरे पूछूं? अच्छे बुरे की समझ तो है नहीं, चुप नहीं रह सकती क्या? देखो जिग्नेश भाई, कुछ नया दिखाने को है तो दिखाइए, नहीं तो हम लोग चलते हैं। पार्वतीबेन आप भी ना। चल सुरभि, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। हाँ बोल सुरभि। हेलो भाविन, मैं लक्ष्मी नगर के पास हूँ और मेरे पास घर वापस आने के पैसे भी नहीं हैं। लेकिन बा कहाँ है? तुम तो बा के साथ गई थी ना। बा कहीं चली गई है। कहा था 15 मिनट में आएंगी, लेकिन अब 1.5 घंटा हो गया है और वो अब तक नहीं आई। और उनका फोन भी मेरे पास ही है। तो तुम एक काम करो, तुम वही रहो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। ये बा भी ना
मैंने आपको बताया तो था कि बा अपना फोन मेरे पास छोड़ गई है। यही है उनका फोन। सुरभि ये क्या हो रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं और बा साड़ी की दुकान पर थे। हमेशा की तरह बा ने वहां से कुछ भी नहीं खरीदा। फिर वहां से चलकर हम लक्ष्मी नगर तक आए। फिर वहां पर मुझे वेट करने को कहकर खुद कहीं चली गई। सुरभि, एक काम कर, तू यहीं रुक। मुझे कुछ काम है, मैं 15 मिनट में वापस आती हूँ। और हाँ, ये मोबाइल रख, और अगर किसी का फोन आए तो उठाना मत। लगभग 4 बजे वो गई और 5:30 बजे तक वेट करने के बाद मैंने आपको फोन किया। बा मोबाइल भी साथ नहीं लेके गई? ना, तभी तो उनका फोन मेरे पास है। सुरभि 8:30 बजने वाले हैं, बा आज तो नहीं आज। अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। मैंने ऑफिस में भी फोन किया था, वहां पे भी नहीं है वो। पुलिस स्टेशन चले? क्या वो पहले भी कभी बिना कुछ बताए, बिना मोबाइल फ़ोन लिए कहीं गई? नहीं सर, कभी नहीं। एक भी रुपया दिए बिना वो आपको इस हाल में छोड़कर चली गई, बस अपना मोबाइल फ़ोन देके? हाँ। क्या आप हमें शुरू से जो भी कुछ हुआ वो बता सकती हैं? दोपहर के कुछ 1:45 बजे थे। बा ऑफिस से लौट आई थी। उन्हें शॉपिंग के लिए जाना था, इसलिए करीबन 2:30 बजे हम निकल गए थे। हाँ सर, करीब 1:20 पे खाना खाने के लिए ऑफिस से निकली थी, तब मैं ऑफिस में ही था। हम दोनों साड़ी की दुकान पे गए और हमेशा की तरह उन्होंने वहां से कुछ भी नहीं खरीदा। और फिर एक काम कर, तू यहीं रुक, ये मोबाइल रख। उसके बाद मैंने भाविन को फोन किया। उन्होंने आपसे कुछ भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही हैं? ना। ऑफिस में किसी को बताया था कि शाम को उन्हें कुछ काम है या फिर किसी से मिलना है? नहीं सर, मैंने ऑफिस में फोन करके भी पूछा था, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। आप लोगों का अंगड़िया का बिजनेस है ना? जी सर, परसों पुराना है। और सारा बिजनेस आपकी बाई संभालती है? जी हाँ सर, बाबूजी के गुजर जाने के बाद साल 2003 के बाद से भाई संभालती है। सर, उनके फ़ोन से आखिरी कॉल दोपहर 12:30 बजे किया गया था। पता करो फ़ोन किसको किया गया। यस सर। हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं? તમે કોણ? PSI सोलंकी, सिटी पुलिस स्टेशन। हार्दिक सोनवरिया बोलूँ છું। आप पार्वती शेठ को जानते हैं? हाँ हाँ, वो अंगड़िया वाली ना? आज दोपहर 12:30 बजे आपकी उनसे बात हुई थी? हाँ हुई थी, डिलीवरी के लिए फ़ोन किया था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका बिजनेस क्या है? मेरा डायमंड का बिजनेस है और पार्वती बेन के अंगड़िया से हमारा बरसों का रिश्ता है। पर बात क्या है सर? बात यह है कि पार्वती बेन शाम से घर नहीं लौटी हैं। आपको कुछ आइडिया है कि वो कहाँ गई होंगी? नहीं साहब, पर कोई गड़बड़ है क्या? अब तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं लौटी हैं। नहीं साहब, मुझे कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, हम बाकी के पुलिस स्टेशन और पेट्रोल टीम को इन्फॉर्म कर देते हैं। कल सुबह तक वेट करते हैं। बड़े ही अजीब ढंग से पार्वती शेठ गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से कहीं गई हैं, लेकिन अगले दिन तक भी वो वापस नहीं लौटी। क्या सच में जो हुआ था वो कुछ और था, लेकिन नजर नहीं आ रहा था? सर, पार्वती बेन के बेटे का फोन आया था, वो अभी तक घर नहीं लौटी हैं। अजीब बात है, 58 बरस की औरत जो बरसों से अपना कारोबार संभाल रही थी, वो अपना मोबाइल फ़ोन लिए बिना किसी कुछ कहे बिना ऐसी कहीं चली गई? सर, उनका परिवार काफ़ी सालों से अंगड़िया का ही बिजनेस करता आया है। कहीं उनके बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं, कोई गलत डील या फिर ऐसा ही कुछ? नहीं साहब, अगर पार्वती बहन ने ऐसी कोई डील की भी होगी तो हमने खबर न थी। वो कोई ऐसी डील करती भी है तो हम लोग को नहीं बोलती है, वो सब अकेले ही संभालती है। वो कल 1:20 पर ऑफिस से निकली थी। हाँ साहब, खाना खाने के लिए। वो ऐसी भी कोई डील कर सकती हैं क्या जो रिस्की हो, खतरनाक हो? साचू कहूँ तो पार्वती बहन जो कुछ भी करती है ना,
अकेले ही करती है सर। उन्हें किसी पे भरोसा है ही नहीं, और इस मामले में वो बहुत सख्त मिजाज की है। वो अपने बेटे तक को कुछ नहीं बताती है, वो किसी और को क्या बताएगी? सर वो जो चाहती है वैसा ही करवाती है। इस मामले में वो बहुत जिद्दी है, और वो जो फैसला कर लेती है वो अंतिम फैसला होता है सर। पार्वती शेठ को गायब हुए 18 घंटे से भी ऊपर हो चुके हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि दाल में कुछ काला है? हो सकता है कि उन्होंने खुद ही अपने आप को इस तरह से गायब करने का प्लान बनाया हो। सर वो ऑफिस से शॉपिंग के लिए 1:20 पर निकली थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई शॉपिंग नहीं की। बस इतना कहकर कि वो 15 मिनट में लौट आएंगी, वो वहाँ से चली गई और अपना फ़ोन भी साथ लेकर नहीं गई। वो खुद गायब हुई हैं या किसी ने उन्हें गायब करवाया है? कोई दुश्मनी? सर हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। किसी के साथ कोई दुश्मनी? दुश्मनी? भाभी सेठ, आपकी बा को गायब हुए पूरे 18 घंटे हो गए, अभी तक कोई खबर नहीं। कोई तो वजह होगी। उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या उन्हें किसी से कोई खतरा था? ऐसा तो नहीं है कि उन्हें किसी ने किसी डील के लिए बुलाया हो और उनके साथ कुछ गलत हो गया? आप कहना क्या चाहते हैं सर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी बा अभी तक नहीं लौटी, और आपकी पत्नी का कहना है कि वो अपनी मर्जी से कहीं गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उन्हें बंदी बना लिया हो? मेरा मतलब उनका अपहरण कर लिया? नहीं सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और दुश्मन तो हर धंधे में होते ही हैं सर, खास तौर पे जब आप टॉप के 5 आंगड़े वालों में से हो तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। आपको किसी पर शक है? क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? दुश्मनी, और वो भी पार्वती बहन से? पार्वती शेठ का बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, और मेरा भी। लेकिन एक बात बोल दूं साहब मैं आपको, ये जो हमारा आंगड़ियां लाइन है ना, उसका एक उसूल है कि हम लोग कभी भी एक दूसरे के ग्राहक को टच नहीं करते। पार्वती बहन बहुत ही इज्जतदार औरत है। उनके अपने क्लाइंट्स हैं, हमारे अपने। साहब ये धंधा बरसों की मेहनत और भरोसे पर ही टिका है, और हम लोग एक दूसरे का भरोसा कभी भी नहीं तोड़ते सर। हम एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं साहब, और मैं बिना किसी शक के आपको ये कह सकता हूँ कि हम एक दूसरे के धंधे में कभी दखलंदाजी नहीं करते साहब। ये हमारा नियम है। सर सभी रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह से देख लिया है और चेक भी कर लिया है। चेक की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपर हैं। फिर और क्या वजह हो सकती है? एक दिन बीत गया है, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं। कोई मुर्दा घर, कोई पुलिस स्टेशन, कहीं से कोई खबर नहीं मिली है सर। कहीं ये इनके परिवार का मामला तो नहीं? तो उनका अपना ही? साहब मैं उनके घर पे 6 साल से काम कर रही हूँ। पूरे दिन का काम है? नहीं साहब, छुट्टा काम है। अच्छा ये बताओ कि पार्वती बेन का अपनी बहू से रिश्ता कैसा था? दोनों का जमता नहीं था साहब। अनबन छोटी मोटी थी या बड़ी थी? बा हमेशा सुरभि भाभी को डांटती रहती थी। मेरा मतलब है कि सुरभि भाभी कोई गलती करती थी तब भी उनको डांट पड़ती थी, और वो कोई गलती नहीं करती थी तब भी उनको सुनने को मिलती थी। आशु, रोज रोज बटाका नुशाक, तुझे और कुछ बनाना नहीं आता है क्या? बा आप जितने पैसे देते हो उतने में बटाटा ही आता है। मैं पैसे गिन के देती हूँ, उसका मतलब ये थोड़ी कि तू मुझे रोज यही सब्जी खिलाएगी। कोई और सब्जी नहीं ला सकती थी क्या? बा सब्जी के भाव बढ़ गए हैं, उतने में और कुछ नहीं आता। सब्जी के भाव बढ़ गए या तेरी अक्ल घास चरने गई है? जा अथाणु ले आओ। साहब सुरभि भाभी बात से बहुत परेशान थी। उन्हें जब भी वक्त मिलता था वो अपने मायके चली जाती थी। सुरभि के माँ बाप यहीं रहते हैं? हाँ साहब, यहीं पिपलौर में। जी, आप सुरभि शेठ के बापूजी हैं? हाँ जी साहब, जब से पार्वती बहन के बारे में पता चला है ना, हम लोग भी बहुत परेशान हैं। आपकी बेटी सुरभि वो इंसान है जिसने आखिरी बार पार्वती शेठ को जाते हुए देखा था। अब तक हम उसी के बयान पर भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं। साहब वो भी बहुत ही परेशान है। आपकी बेटी और उसकी सास के बीच अनबन रहती है? हाँ साहब, क्या है ना, पार्वती बहन एक बहुत ही गर्म मिजाज की औरत है। मेरी बेटी भी उससे परेशान रहती है। अक्सर वो घर पे आती है तो उसकी शिकायत करती है।
हमने उसे समझाया भी था कि ऐसा कौन सा घर है जिसमें सास बहू के बीच में अनबन ना होती हो। बहू को तो झुकना ही पड़ता है। हम उसे ये भी बताते हैं कि अभी जो वो रह रही है वो उसका दूसरा घर है, मायका नहीं है। फिर वो शांत हो जाती है और चली जाती है। कांति भाई, जय श्री कृष्ण। अरे जय श्री कृष्ण विमलભાઈ। કોઈ આવ્યું છે તો પછી આવું। नहीं विमलભાઈ બેસો। इंस्पेक्टर साहब છે, सिटी पुलिस स्टेशन से। नमस्ते साहब। इंस्पेक्टर साहब, विमल भाई हैं हमारे मकान मालिक। सुरभि इनके लिए भी बेटी जैसी है। सर, जितना जानते थे उस दिन सब बता तो दिया। एक बात को छोड़कर। कौन सी बात? यही कि भाविन और उसकी माँ के बीच मनमुटाव था। ये वो कहीं नहीं साहब। पार्वती बहन अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन उनका स्वभाव ही ऐसा है कि हर किसी के साथ सख्ती से पेश आती है। और भाविन को छोटा बच्चा तो है नहीं कि उसे सबके सामने डांट ले। 31 साल का हो चुका है सर, फिर भी पार्वती बहन सबके सामने उसे जो मन में आए बोल देती है। जब 21 साल का था तब उसके पिताजी गुजर गए और उसके बाद पार्वती बहन ने कारोबार अपने हाथ में ले लिया। भाविन को सिर्फ पॉकेट मनी देती थी। भाविन को कुछ भी अपनी मर्जी से करने का कोई मौका ही नहीं दिया। और दूसरी बात यह है सर कि हर बार बेइज्जत होना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है कि भाविन इस बात से नाखुश था। पार्वती बहन को गायब हुए पूरे 3 दिन हो गए, पर अभी तक उनकी कोई खबर नहीं। बेटा और बहू दोनों से उनके रिश्ते काफी कड़वे हैं सर। कहीं उनके गायब होने के पीछे यही वजह तो नहीं है? क्या आप लोगों को ये लगता है कि मेरी सास के गायब होने के पीछे मेरा हाथ है? आपके अपनी सास के साथ संबंध अच्छे नहीं है, ये बात किसी से छुपी तो है नहीं। बिजनेस और घर दोनों जगह उन्हीं की चलती है। और हाँ, वो जिस तरीके से मेरे साथ बर्ताव करती है मुझे गुस्सा आता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं। आप वो आखिरी इंसान हैं जिसने पार्वती शेठ को गायब होने से पहले देखा था। पर इसमें मेरी क्या गलती कि वो शॉपिंग के लिए मुझे साथ ले गई? लेकिन अपना मोबाइल फोन पार्वती शेठ आपको देकर क्यों चाहिए और कहाँ? मुझे कैसे पता होगा सर? वो अक्सर मुझे शॉपिंग पे लेके जाती है और फिर खरीदती कुछ नहीं है। वो क्या करने वाली है, क्या करेंगी, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। और फिर मुझे कैसे पता होगा कि वो मोबाइल फोन मुझे क्यों लेके गई या फिर कहाँ गई? मेरे पास तो घर वापस जाने तक के पैसे नहीं थे। क्या आपके पति भाभी ने सबके पीछे? ये कैसी बात कर रहे हैं आप सर? फायदा तो उन्हीं का है। सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ उन्हीं का हो जाए। अपनी माँ के होते हुए वो पाई पाई के लिए मोहताज है। अगर पार्वती शेठ नहीं रहे तो उनकी जिंदगी चैन से गुजरेगी। ये बिजनेस हो, घर हो या बाकी की प्रॉपर्टी, ये सब कुछ मुझे ही मिलने वाला है, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा हूं, उनका वारिस हूं। आप लोग मुझ पे कैसे शक कर सकते हैं? पार्वती शेठ एक कड़क स्वभाव की औरत है। आपको उनको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ता है। 31 साल के हो गए आप, फिर भी अपनी मर्जी से 1 भी रुपया खर्च नहीं कर सकते। इस बात को लेकर आपको अंदर ही अंदर गुस्सा तो आता हो। तो इसका मतलब मैं अपनी माँ को गायब कर दूंगा? यही तो हम पूछ रहे हैं कि आपने गायब किया उन्हें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका दिमाग ठिकाने भी तो है। वो मेरी माँ है। एक ऐसी बात जो आपको आपके सिरे से जीने नहीं देती, जिस तरह की जिंदगी आप जीना चाहते हैं। फिर भी सर वो मेरी माँ है। हाँ, थोड़ी सख्त जरूर है, लेकिन मैं तो उनको बचपन से ऐसे देखता आ रहा हूं। देखिए, आप लोग मेरी माँ को ढूंढ नहीं पा रहे, इसलिए तरह तरह की कहानियां बना रहे हैं। कहानी कौन बना रहा है ये तो हमें पता नहीं। भाविन शेठ, हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं या फिर हमें कोई ढूंढने नहीं दे रहा? अब मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, मतलब क्या है आपका? आप नहीं तो आपकी पत्नी से। क्या वो है सबके पीछे? क्या? देखो भाभी, हमको कम से कम पुलिस को आपकी पत्नी की कहानी पर यकीन नहीं हो रहा है। पार्वती शेठ जाते जाते अपना मोबाइल फोन उसे दे गई। ये बात हमारा मन नहीं मान रहा। सुबह झूठ नहीं बोलेगी। मैं जानता हूं कि वो बा से थोड़ी बहुत नाराज थी, लेकिन सिर्फ वही क्यों? बा के बर्ताव को कई बार हम भी समझ नहीं पाते थे। फायदा तो उसे भी होने वाला है। पार्वती शेठ के होते हुए वो चैन की जिंदगी नहीं जी सकती, और वैसे भी उन दोनों में कभी पहले पटी नहीं है। सर, सास और बहू के बीच किस घर में झगड़े नहीं होते? इसमें कौन सी नई बात है? इनका रिश्ता ही कुछ ऐसा है। हर सुपारी लेने वाले, हर हिस्ट्री शीटर पर नजर रखी, पर पार्वती बहन की सुपारी किसी ने नहीं दी साहब। कोई बाहर वाला हो सकता है? लगता तो नहीं है साहब।
भाविन और सुरभि के फोन रिकॉर्ड से भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ सर। उनके गायब होने से पहले की बाद के कॉल्स में शक करने वाली कोई बात नजर नहीं आई। आज 5वां दिन है, पार्वती शेठ की अब तक कोई खबर नहीं मिली। तो ऐसे कैसे गायब हो सकती है? सर ऐसा हो सकता है कि वो खुद ही कहीं चली गई हैं। किसी बात का उनको डर हो, कोई ऐसी बात जिसे सिर्फ वो जानती हो, कोई ऐसी बात जिसे वो सबसे छुपा रही हैं, या फिर ऐसी निकल पड़ी हो। सर उनके बारे में अभी तक जितना भी सुना है उससे तो ऐसे ही लगता है कि पार्वती बहन ऐसा कुछ कर सकती हैं। सर ऐसे केस में कोई ना कोई सुराग सामने आ ही जाता है। और कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं से बॉडी मिल जाती है, पर यहाँ तो अभी तक कुछ हाथ नहीं। पार्वती शेठ के अचानक गायब हो जाने के बारे में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। अब तो ऐसा लगने लगा था कि वो अपनी मर्जी से ही कहीं चली गई, और फिर 1 हफ्ते के बाद उनके बारे में खबर मिली। आंसू છે भारी पड़ती मोड़ी। अगर तुमको सही में पार्वती बहन की फिक्र है तो कल दाबोली हाईवे पर आ जाओ और इंतजार करो। किससे भेजा ये? नाम नहीं लिखा। सिटी पुलिस स्टेशन। पार्वती बहन को ढूंढना आसान नहीं है। हेलो हेलो सो इस नंबर पे अभी जो कॉल आया था उसे ट्रेस करो फास्ट। पुलिस स्टेशन के गेट पे लेटर मिला है। क्या लिखा है इसमें? इसमें पार्वती बहन के बारे में लिखा है। भाविन, भाविन पुलिस को खबर करते। अकेले नहीं जा सकते। क्या पता अगर किसी ने वहां पर कोई और जाल बिछाया हो। हेलो, तुम्हें पार्वती बहन को सच में बचाना है। कौन बोल रहा है? रईस औरत है इसलिए मोटी रकम तैयार रखना। अपन मारी बा क्या छे? हेलो, मारी बा क्या छे? किसका फोन था? सुरभि, लगता है बा को किसी ने किडनैप कर लिया। दोनों लेटर से एक ही आदमी ने लिखे हैं। सर यहाँ जो कॉल आया था और भाविन को जो कॉल आया था वो दोनों ही कॉल पीसीओ से आए थे। एक नानपुरा से और एक संग्रामपुरा से। दोनों ही जगह पास पास। पीसीओ वालों को पता नहीं कि फोन किसने किया था। कॉइन बूथ था, वहाँ कोई बूथ वाला नहीं बैठा। सर अब क्या करेंगे सर? मेरी बाप मुसीबत में होगी। कल हम दाबोली जाएंगे। आखिर पता तो चले कि किडनैप करने वाला चाहता क्या है। सर मुझे वो कॉल भी एक झांसा लग रही है। लेकिन ये खेल कौन खेल रहा है और क्यों? मेरा फोन बज रहा है। हेलो हेलो, पहुंच गया था बोली। अब गांव में जाओ, वहां नाले के पास एक बोरी मिलेगी, उसे देख लो। हेलो हेलो, क्या बोला उसने? उसने कहा कि ये कोई आदमी था? हाँ। क्या कहा उसने? सर वो देखो बोरी। खोलो इसे।
ऐसा हो ही नहीं सकता सर। मेरी माँ हमेशा चेन पहनती थी, अंगूठियां पहनती थी, इयररिंग्स पहनती थी। हमें ऐसा लग रहा है कि पहले किसी ने आपकी माँ को लूटा और फिर मार डाला। मुझे पक्का शक है कि यह कोई आपसी बात है। सर भाविन के पास जो कॉल आया था वो एक पीसीओ से था, रेलवे स्टेशन के पास से। फिर डेड बॉडी तक पहुंचने के लिए वो लेटर्स, वो फोन कॉल्स, ये सब हमें गुमराह करने के लिए किया गया था। जी किसी की बहुत सोची समझी थी। अजीब है सर कि पहले भाविन को रैंसम के लिए कॉल आया था। अगर एक किडनैपिंग करना ही प्लान था तो कोई हफ्ते भर तक चुप क्यों बैठेगा? हफ्ते भर बाद ही क्यों फिरौती की रकम मांगे? नहीं जिग्नेश, ये कोई किडनैपिंग का केस नहीं, बल्कि उनका मकसद ही पार्वती शेठ को मार डालना था। तो फिर ये कौन कर सकता है सर? भाविन और सुरभि के खिलाफ तो हमारे पास एक भी सबूत नहीं है। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर पार्वती शेठ के मरने का सीधा सीधा फायदा उन दोनों को होने वाला था। सुरभि को उसकी सास से छुटकारा मिल जाता और जीने की आजादी थी, और भाविन को अपनी स्ट्रिक्ट मां से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता और उसकी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस दोनों उसके हाथ में आते। पर सर हमारे पास कोई सॉलिड सबूत नहीं है। ऐसा लग रहा था कि केस अब कभी सुलझ ही नहीं पाएगा। पुलिस हर तरह से इस केस के छोटे से छोटे सुराग को हासिल करने में लगी हुई थी, जिससे कि इस जुर्म का कोई सबूत हाथ लग जाए, लेकिन अब तक कुछ हाथ नहीं आया था। यह खून बहुत ही सफाई से किया गया लग रहा था, पर 4 महीने के बाद इस केस के आगे बढ़ने के कुछ आसार नजर आए, जिससे कि इस जुर्म के मुजरिमों का शायद पता चल सकता था। हमने हर पहलू से इन्वेस्टिगेशन की है, फिर भी एक भी सबूत नहीं मिला है। सिर्फ 2 लोग हैं जिन पर शक किया जा सकता है, एक पार्वती शेठ का बेटा भाविन शेठ, दूसरा उनकी बहू सुरभि। हमें पूरा यकीन है कि इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों इसमें शामिल है, इसलिए हमें इन दोनों के नार्को टेस्ट की इजाजत चाहिए। जी क्या है? पता नहीं, कोर्ट से आया। क्या लिखा है इसमें? सुरभि, कोर्ट ने पुलिस को हम दोनों की नार्को टेस्ट करने की इजाजत दी है। तारीख भी लिखी है, 23 दिसंबर। पर इस टेस्ट में होता क्या है? उन्हें हम दोनों पर शक है सुरभि, सिर्फ हम दोनों। हाँ, पर ये नार्को टेस्ट होता क्या है? सुरभि, इस टेस्ट द्वारा अगर कोई भी झूठ बोल रहा है ना तो पकड़ा जाए। पर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये उन्हें विश्वास नहीं आता ना। चाय लाना। सुरभि, चाय થઈ ગઈ? सुरभि, चाय થઈ ગઈ के? सुरभि, सर, सुरभि शेठ ने सुसाइड करने की कोशिश की है। क्या? जी हाँ सर, उसकी हालत काफी गंभीर है, वो हॉस्पिटल में है। नार्को टेस्ट से सिर्फ 2 दिन पहले। मूव। क्या हुआ? सर, पेस्टिसाइड की पूरी बॉटल पी ली। कल उसने आपसे कुछ कहा था? ये बात हुई थी?
बॉडी से पॉइजन निकाल दिया है, पर कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है। वो अपना स्टेटमेंट दे सकती है? अगले 48 घंटे बीतने के पहले कुछ नहीं कहा जा सकता, तब तक हमें वेट करना ही होगा। ये अभी भी अर्ली रिकवरी स्टेज में है, ज़्यादा लंबी बातचीत मत कीजिएगा। ठीक है डॉक्टर। सुरभि शेठ, आपने सुसाइड करने की कोशिश की, ये पुलिस केस है, हमें आपका स्टेटमेंट चाहिए। हम बेकसूर हैं, फिर भी आप लोग मुझ पर और मेरे पति पर शक कर रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमने ऐसा तो नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप लोग सता रहे हैं हम दोनों को। जाहिर सी बात है सर, आप लोगों को खूनी मिल नहीं रहा है, इसलिए आप लोग ये साबित करने पे जुटे हुए कि या तो हम दोनों या तो हम में से कोई एक बा के खून के लिए जिम्मेदार है। अभी तक हम ऐसे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। आप लोग हम पर नार्को टेस्ट कराने की जबरदस्ती कर रहे हैं। क्यों? आपको डर लग रहा है? नार्को टेस्ट सिर्फ सच जानने के लिए। तो आपको हमारी बात सच नहीं लग रही? देखिए, हमारा काम है सच की तह तक पहुंचना। मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। ये लोग जीने नहीं देंगे हमें, ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। पहले माँ ने जीना मुश्किल कर दिया था और अब ये लोग मुझ पर शक कर रहे कि माँ को मैंने मार डाला। मैं जीना नहीं चाहती, मुझे नहीं जीना। मैंने कहा था ना आपसे कि इनकी हालत अभी भी नाजुक है। प्लीज लीव। मुझे लगता है सुरभि जानती है कि कौन है इस सब के पीछे, या फिर वो खुद इसमें शामिल है। क्या पति पत्नी दोनों ने मिलकर ये किया है? लेकिन सर, हमारे पास अभी तक कोई सबूत नहीं है। हाँ लालू बोल। हाँ साहब, मालूम नहीं मेरे को जो पता चला है वो आपके कितने काम का हो, पर हो सकता है आपके काम का हो। सीधे सीधे बात बोल। साहब, जब से कोर्ट से नार्को टेस्ट का लेटर आया ना, पति पत्नी दोनों बेहद परेशान है और घबराए हुए हैं। इसमें नया क्या? सुरभि के माँ बाप उसको देखने पहले दिन आए, जैसे ही उसको शाम को थोड़ा सा होश आया ना साहब, उसके बाद से वे लोग अस्पताल नहीं गए। आगे बोल। उसके घर पर भी कोई नहीं है, वे सामान लेकर भाग गए। कहाँ? वो नहीं मालूम साहब, मेरी नजर थी उन पर हर वक्त। अभी पता चला कि घर छोड़ के चले गए। उनका मकान मालिक विमल पारेख, वो हमेशा साथ में रहता। नमस्ते साहब। ये तो और भी अजीब बात है साहब, विमल पारेख भी सामान के साथ जा चुका है। सर, सुरभि के बापूजी कांति गोहिल और बाप पुष्पा गोहिल दोनों कल शाम को अपना सामान लेकर कहीं चले गए। उन दोनों के फोन भी बंद है। ये खबर हमें उनके पड़ोसियों से मिली है। और मकान मालिक? वो भी अपना घर छोड़कर कहीं चला गया है और उसका भी फोन बंद है। लेकिन इस बारे में अभी तक हमने भाविन से कोई इंक्वायरी नहीं की है। और करना भी मत, हमें उन्हें अलर्ट नहीं करना है। ये बात बहुत अजीब है कि बेटी क्रिटिकल कंडीशन में है और ये लोग कहीं चले गए, साथ में मकान मालिक भी गया। नमस्ते साहब। कहीं ये वही कड़ी तो नहीं जिसे हम नहीं देख पाए थे? नहीं साहब, ये नहीं पता कहाँ के रहने वाले थे। और हाँ, ये पता है कि कांति भाई का एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस था। उनके मकान मालिक भी यहाँ नहीं है। ये बात तो हमारी समझ में भी नहीं आई। दोनों परिवारों का खूब करीबी रिश्ता था। विमल भाई को कोई बेटा बेटी नहीं था, सुरभि को अपनी बेटी मानते थे। समझ में नहीं आ रहा साहब, विमल भाई अचानक कहाँ चले गए? हमेशा तो बोलकर जाते हैं। उनका नंबर भी बंद है। साहब, दोनों नंबर पे ट्राई किया। दूसरा नंबर है उनके पास? हाँ साहब, 2 नंबर है। आपके पास होंगे? हाँ, मैं अभी लाती हूँ। प्लीज। गुड न्यूज सर, दूसरे नंबर को ट्रैक किया है, वो ऑन है। कहाँ है वो लोग? इसी शहर में सर, होटल में रुके हैं। सर, रूम नंबर 405, कल रात से यहाँ रुके हैं। थैंक यू। जानबूझ के नहीं तोड़ा है? 30 घंटे में
बहुत शादी निकले आप लोग। हम कहीं भाग नहीं रहे थे, किराए पर नया मकान तलाश रहे थे। सुरभि के इलाज के लिए पैसा बचाना था। और इस काम में आपकी मदद करने आपके मकान मालिक विमल पारेख अपना घर छोड़कर आ गए किराए के मकान में रहने के लिए। साहब मैं तो इनकी सिर्फ मदद कर रहा था। सुरभि मेरी बेटी जैसी ही है। चलिए आपकी कहानी तो हो गई। पुष्पा बहन, आपको कुछ कहना है? साहब, पार्वती बहन मेरी बेटी को बहुत ताने कसती थी, बहुत परेशान करती थी उसको। हर बार वो रोती रोती घर पे आती थी। वो देखकर हम परेशान हो जाते थे। सब्जी के भाव बढ़ गए या तेरी अकल घास चरने गई है? जा। अच्छे बुरे की समझ तो है नहीं। तुझे रसीद लेने को किसने कहा था? हमने सोचा अच्छा परिवार है, रईस लोग हैं, वहां शादी करेंगे तो बेटी ससुराल में सुखी रहेगी। पता नहीं था मेरी बेटी हर रोज परेशान रहेगी। साहब पार्वती बहन के पास क्या कमी थी, फिर भी अपने बहू और बेटे को तंग करने में न जाने उन्हें क्या खुशी मिलती थी। मतलब आपको सब पता था कि पार्वती शेठ कहीं गायब नहीं हुई, बल्कि उनका खून हुआ है। वो कह रही थी कि कल दोपहर शॉपिंग पे जाना है। कहाँ? उन्हें साड़ी खरीदनी है, जो कि वो खरीदेंगी नहीं। मेरे पास एक साड़ी है, उन्हें पसंद आएगी। मैंने अपने हाथों से बनाई है, बहुत महंगी है। कौन सी दुकान पे जाएगी वो? सुरभि कई बार पार्वती बहन के साथ उस दुकान पर जाया करती थी। वो जानती थी वहां क्या होगा। वो जानती थी कि कहां तक दोनों पैदल चलेंगे और फिर रिक्शा करेंगे। सुरभि, पार्वती बहन, जय श्री कृष्ण। पार्वती बहन, श्री कृष्ण बाबूजी। केम छो? जा। कहाँ से आ रहे हैं आप? साड़ी खरीदने गई थी, पर एक भी साड़ी पसंद नहीं आई। शू संजोग है, मेरे पास भी 4-6 साड़ियाँ हैं, बहुत बढ़िया डिजाइन है। बहुत दिनों बाद मेरे जूने सेट के लिए मैंने खुद ने एम्ब्रॉयडरी की है। आपको पसंद आएगी, घर चल करके देख लो एक बार, पसंद आए तो रख लेना। अभी? अरे पार्वती बहन, यहाँ से घर कितनी दूर है, एक बार देख तो लीजिए। और उसमें से भी 2 साड़ियाँ तो मैंने खास आपके लिए रखी है, हमारी तरफ से भेंट के तौर पर। अच्छा चलो देख लो। आराम से बापूजी, आप बा को लेके घर जाइए। पीछे की सीट पर 3 लोग आराम से नहीं बैठ पाएंगे, मैं चल के आ जाऊंगी। सुरभि तू भी आ जा, घर कितनी दूर है यहाँ से? नहीं बा, आप आराम से बैठिए, मैं आ जाऊंगी। तो ये पूरी तरह से प्लान था कि सुरभि पार्वती शेठ का मोबाइल फोन अपने पास रख ले। कहाँ मारा पार्वती शेठ को और किसने मारा? पार्वती बहन, आप मेरी बेटी को तंग करना बंद करेंगी या नहीं? ये कैसी बात कर रहे हैं आप समधी जी? आप कब तक सुरभि को ऐसे ही सताएंगी? अच्छा, तो साड़ी एक बहाना था मुझे यहाँ तक लाने का। शू नहीं तुम्हारे पास है, धन दौलत है, इतना बड़ा कारोबार है, घर है, पर आप है ना, आपका दिमाग खराब है, खराब। सबको परेशान करने में मजा आती है आपको। जबान संभाल के बात करो। औकात सूझे तुम्हारी? एहसान मानो मेरा कि आपकी बेटी को अपनाया। कमी क्या है? आराम से तो रह रही है। आराम से नहीं रह रही हमारी बेटी पार्वती बहन, आप दिन रात उसे तंग करती रहती हैं। आपको शायद पता नहीं, आपका बेटा भी इन हरकतों से तंग आ चुका है। कहीं पर भी किसी के भी सामने आप उन दोनों की बेइज्जती कर देते हो। और एक नौकरानी के सामने मेरी बेटी की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और दिन रात उसको ताने कसते रहती हो। बहुत सुन ली तुम लोगों की बकवास, मैं जा रही हूँ। चाहिए तो अपनी बेटी को भी लाके रखो इसी घर में।
देखो, मुझे छूने की गलती मत करना, बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं है मेरी पहुंच कहाँ तक है। आज के बाद ना तुम रहोगी ना तुम्हारी पहुंच। तुम्हारे जाने के बाद सब चैन से जिएंगे। हमने लाश को घर में ही छिपा के रखा था, फिर जैसा तय था वैसा ही सुरभि ने किया, और रात को हम लाश को नाले के पास फेंक आए। वो फोन कॉल्स और लेटर्स? पार्वती बहन को ढूंढना आसान नहीं है। तुम्हें पार्वती बहन को सच में बचाना है तो रुपया तैयार रखना। रईस औरत है इसलिए मोटी रकम तैयार रखना। पहुंच गए दापोली, अब गांव में जाओ। वहां नाले के पास एक जूट की बोरी मिलेगी, उसे देख लो। मैंने पुलिस स्टेशन फोन किया था और विमल भाई ने भाविन को। भाविन विमल भाई की आवाज नहीं पहचानता था। एक हफ्ते तक इंतजार क्यों किया? लाश को हम तक पहुंचाने के लिए नाटक क्यों किया? हमें लगा था कि पुलिस लाश को ढूंढ लेगी और फिर खून और लूट का केस बन जाएगा। हमने सारे गहने भी निकाल लिए थे। ऐसा कुछ हुआ नहीं और अखबारों में केस बहुत ही आने लगा। और जब लाश एक हफ्ते तक नहीं मिली तो हमने सोचा कि केस को अपहरण का केस बना दे ताकि पुलिस को जल्द से जल्द लाश मिल जाए और किसी तरह केस बंद हो जाए। हमें पता चल चुका था कि आपको भाविन और सुरभि पर शक है। उन पर तो हमें पहले से ही शक था, बल्कि लगभग यकीन था कि वो दोनों इसमें शामिल। क्या भाविन भी इस प्लान में आप लोगों के साथ मिला हुआ था? नहीं, उसे कुछ पता नहीं था। इस वजह से आप लोगों ने भागने की कोशिश की थी। सुरभि ने हमें चले जाने को कहा था। वो डर गई थी नार्को टेस्ट से। उसे लगा था वो सच उगल देगी। उसने आत्महत्या की कोशिश की। उसने हमें चले जाने को कहा था। उसने कहा था कि वो आत्महत्या की जिम्मेदार पुलिस को ठहराएगी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप लोगों ने 58 साल की एक औरत को मारने के लिए इतनी सारी प्लान की। उसने सुरभि का जीना मुश्किल कर दिया था। वो औरत समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके गुस्से, उसकी अकड़, उसकी बेइज्जती की वजह से वो अपनों को दुखी कर रही थी। हमें शुरू से पता था तुम जो कहानी सुना रही थी मोबाइल फोन की, एक भी रुपया पास ना होने की, वो सब झूठ है। हम तुम्हारे ठीक होने का वेट करेंगे। भाविन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उन्होंने हम दोनों की जिंदगी नर्क बना दी थी। मैं उनके साथ जी सकती थी, मैं नहीं जी सकती थी वैसे। सुरभि, वो बात भाविन, पार्वती शेठ के सभी गहने पुलिस ने सुरभि के माता पिता के घर से बरामद कर लिए हैं। सुरभि के पिता कांति गोहिल, मां पुष्पा गोहिल और पिता समान विमल पारेख
इन तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। सुरभि अभी हॉस्पिटल में है जहां उसका इलाज चल रहा है, लेकिन डिस्चार्ज होते ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुरभि शेठ, कांति गोहिल, पुष्पा गोहिल और विमल पारेख, इन चारों को आईपीसी की धारा 302 खून के लिए और 120 भी आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए लगाई गई है। और इसके अलावा धारा 365 के तहत गलत उद्देश्य से किसी व्यक्ति का अपहरण करने और बंदी बनाने के लिए भी उन्हें दोषी ठहराया गया है। भाविन अभी सदमे में है। हालांकि वो अब भी सुरभि के इलाज का खर्चा उठा रहा है, लेकिन अब वो उससे वहां मिलने नहीं जाता है। गुस्सा, अहंकार, सत्ता की ताकत और घर में और ऑफिस में अपने से छोटे लोगों का दमन करना, इसके नतीजे क्या होंगे बहुत बार लोग ये समझ नहीं पाते हैं। जो बार बार दबाए जाते हैं उनके अंदर एक रिश्ता घाव होता है, एक दर्द होता है, और फिर पलट कर जवाब देने की इच्छा जागती है, बदला लेने की ख्वाहिश जागती है। और गुस्से में वो ये समझ नहीं पाता है कि किसी की जान लेना एक बहुत बड़ा अपराध है। मौत सिर्फ उस इंसान को मारती है, ना कि उसके गुस्से, उसके अहंकार को। किसी की जान लेने से अपनी जिंदगी के दुख दर्द कम नहीं हो जाते। समझदारी इसी में है कि अगर कोई व्यक्ति आपका जीना मुश्किल कर दे तो आप उससे दूर चले जाएं और अपनी एक नई दुनिया बसा लें। बदला लेना सिर्फ बेवकूफी और कायरता का प्रतीक। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। क्या अब कभी सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? क्या मैं कभी अपनी बेटी से नजरें मिला पाऊंगा, अपनी पत्नी से नजरें मिला पाऊंगा? वो समाज जिसका मैं बरसों से हिस्सा रहा हूं, उसका सामना कैसे करूंगा? लोग मुझे हमदर्दी भरी निगाहों से देखते हैं, लेकिन फिर भी मुझ पर जो दाग लगा है, क्या वो कभी मिट पाएगा? क्या लोग कभी मुझे एक आरोपी की नजर से देखना बंद कर पाएंगे? देखिए, घबराइए मत। बताइए क्या हुआ? साहब, मैं काम पर था जब इसका फोन आया। लगभग 2:30 बज रहे थे। इसकी आवाज बहुत घबराई हुई लगी। मैं तुरंत घर चला आया। देखो पूर्णिमा, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हुआ क्या है। बताइए। वो हमारा मकान मालिक है। इस महीने का किराया देने में हमसे थोड़ी देर हो गई थी। साहब, इस महीने कमाई कुछ ठीक से हुई नहीं। मैं टैक्सी चलाता हूँ, मेरी खुद की टैक्सी है। मैंने इस महीने का किराया पूर्णिमा के हाथ में दिया था और उससे कहा था कि हमारे मकान मालिक दिनेश गौड़ की पत्नी के हाथ में दे दे। दिनेश गौड़ दोपहर को आपके घर आया था? जी साहब, दोपहर के करीब 1:45 बजे होंगे। हम ऊपर वाले माले पे किराए पर रहते हैं। दिनेश गौर उसकी पत्नी और बेटी के साथ नीचे रहता है। जब वो आपके घर पर आया, उसके बाद क्या हुआ? नमस्ते दिनेश जी। ये सब क्या है पूर्णिमा? आधा किराया? दिनेश जी, हम थोड़ी मुश्किल में हैं अभी, लेकिन जल्दी आपका पूरा किराया भर देंगे। मुझे ये सब बहाने नहीं सुनने हैं। राजेश कहाँ? वो काम पे गए हैं। मुझे अभी का अभी मेरा किराया चाहिए।
नहीं तो मैं अभी तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। दिनेश जी प्लीज शांत हो जाइए। आप बाहर खड़े होकर तमाशा मत कीजिए, आप अंदर आ जाइए प्लीज। सब वो बाहर चीखने चिल्लाने लगा और मैं बहुत डर गई, इसलिए उसको अंदर बुलाया और चाय बनाने रसोई में चली गई। वो बाहर के कमरे में बैठे थे और मैं अंदर चाय बना रही थी। और फिर अचानक मुझे लगा जैसे कि मेरे पीछे कोई था। दिनेश जी आप क्या कर रहे हैं? दिनेश जी मेरी बात मानो, मैं सारा किराया माफ कर दूंगा। दिनेश जी मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, प्लीज आप। प्यार भी तो इज्जत देने जैसा ही है ना। अरे छोड़िए। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। नहीं दिनेश जी ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए मुझे प्लीज। नहीं दिनेश जी नहीं। साहब मेरा बस चलता तो उसको तभी जान से मार देता, पर इस तरह कानून को हाथ में लेना ठीक नहीं लगा। ऐसे चुप भी तो नहीं बैठ सकते थे ना साहब। अर्चना, मैंने मेडिकल के लिए लेके जाओ। आप बेफिक्र रहिए, इस दिनेश कौर को हम देख लेंगे। दिल्ली गैंगरेप केस के कुछ ही दिनों बाद यह केस रिपोर्ट हुआ था। औरतों के खिलाफ हो रहे अत्याचार और प्रशासन की ऐसे केसेस के प्रति उदासीनता और निष्क्रियता पर पूरे देश में गुस्सा उमड़ रहा था। ऐसे हालात में जैसे ही इस केस की एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस तुरंत कार्रवाई करने में जुट गई। जी दिनेश कौर, वो तो घर पे नहीं है, लेकिन बात क्या है? सर वो घर पे नहीं है। कहाँ गए? वो हमारे बाकी घरों से किराया लेने गए हैं, लेकिन हुआ क्या है? फोन नंबर बताइए उसका। जी 4447689888। चल। लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? आपके पति ने किसी का रेप किया। हाँ माँ। क्या माही तुम क्या कह रही हो? राधिका अभी अभी पुलिस आई थी घर पे, तुम्हारे पापा को ढूंढ रही है। माँ तुम परेशान मत हो, उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं अभी पापा से बात करती हूँ। नमस्ते। अरे दिनेश जी नमस्ते, आइए आइए जी। हाँ बेटा। ममता, पापा पुलिस आपको ढूंढ रही है। क्या? पर क्यों? पापा वो लोग घर आए थे। पर क्यों बेटा? पापा मम्मी का फोन आया था, मैं कहाँ? बेटा साफ साफ बता, आखिर हुआ क्या है? दिनेश कौर, बेटा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हेलो पापा। दिनेश कौर। जी मैं ही हूँ। सर आप बताते क्यों नहीं? आखिर मैंने किया क्या है? सर बताइए ना। हम तुम्हें रेप के चार्जेस में अरेस्ट कर रहे हैं। क्या?
कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारी किराएदार पूर्णिमा लालचंद ने तुम पर रेप के चार्जेस लगाए। सर वो झूठ बोल रही होगी सर। सर मानिए मेरी बात सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। मैंने आज तक एक भी ऐसा आरोपी नहीं देखा जो पकड़े जाने के फौरन बाद अपना जुर्म कबूल कर दे। सब थाने पहुंच के सच बोल रहे। एक बार थाने चलो फिर देखते हैं। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दोपहर 1:45 बजे पूर्णिमा और राजेश लालचंद के घर गए थे? हाँ गया था। उस वक्त वो घर पर अकेली थी? सर वो अकेली थी, लेकिन सर मैं घर पर अकेली देखकर तुमने उसका फायदा उठाना चाहा। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर आप समझ नहीं रहे, मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। देखिए उनसे पूछताछ चल रही, सर जल्दी सामने आ जाएगा। सर हम उस मोहल्ले में कई सालों से रह रहे, आप किसी से भी पूछ लीजिए, मेरे पति इज्जतदार आदमी है। आपके पति आपके किराएदार पूर्णिमा और राजेश के घर दोपहर 1:45 बजे गए थे या नहीं? हाँ गए थे। सर मैं उनके किराया न देने की वजह से बहुत परेशान था। इस बार भी पूर्णिमा ने मेरी पत्नी सीमा को सिर्फ आधे महीने का किराया दिया, इसीलिए मैं उससे बात करने गया था। मैं जब खाना बना रही थी तब पूर्णिमा मेरे घर आई। नमस्ते सीमा जी। नमस्ते, कहो। सीमा जी किराया देना था। आओ अंदर। मैंने पूर्णिमा से किराया लिया और राधिका के पापा के घर लौटते ही उन्हें दे दिया। वो तकरीबन 1 बजे के करीब घर लौटे थे। सीमा ये तो आधे महीने का ही किराया है। अच्छा, मैंने तो बिना गिने ही रख लिया था। ये लोग ना मेरे सब्र का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे हैं। मुझे इनसे सख्ती से पेश आना हुआ। आप पहले खाना खाइए, बाद में जाइएगा। आइए शुरू कीजिए। और फिर आपके पति उनसे निपटने के लिए चले गए? नहीं, वो सिर्फ बात करने के लिए गए थे। एक औरत को घर में अकेले देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई और तुमने उसका फायदा उठाना चाहा। नहीं सर, मेरा झगड़ा हुआ था, वो भी सिर्फ किराए के लिए। उन्होंने पिछले 3 महीने से मेरे घर का किराया नहीं दिया है। जो हो गया उसे भूल जा, ज्यादा हल्ला मचाने की सोच रहा भी मत। मैं लोगों से कह दूंगा कि 3 महीने का किराया बाकी है इनका। तुमने पूर्णिमा को धमकी दी थी कि अगर उसने इस रेप की कंप्लेंट किसी से की तो तुम उन्हें 3 महीने का किराया ना देने की वजह से घर से बाहर निकाल दो। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि जब वो मुझ पर चिल्लाने लगी तो मैं वहां से चला आया। वो मुझ पर चिल्ला रही थी। दिनेश जी नमस्ते। ये सब क्या है पूर्णिमा? आधा किराया? दिनेश जी हम थोड़ी मुश्किल में हैं अभी, लेकिन जल्दी आपका पूरा किराया भर देंगे। मुझे ये सब बहाने नहीं सुनने हैं। राजेश कहाँ? वो काम पे गए हैं। 3 महीने का किराया बाकी है। तुम लोग कभी भी वक्त पे किराया नहीं देते हो। राजेश को टैक्सी खरीदने के लिए मैंने उधार दिए थे, उसने उसका भी 1 पैसा चुकता नहीं किया। देखो अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। दिनेश जी आजकल ज्यादा कमाई नहीं हो पा रही है, पर आप भरोसा रखिए आपके पूरे पैसे हम जल्द ही चुका देंगे। ये बात है ना, मैं कई बार सुन चुका हूँ। मुझे आज ही मेरा किराया चाहिए, नहीं तो मैं तुम दोनों को आज ही इस घर से बाहर निकाल दूंगा। और तुम्हारा ये जो फ्रिज टीवी पड़ा है ना, इसे बेचकर अपना किराया वसूल कर लूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा। आप निकलिए यहाँ से अभी, चलिए निकलिए। मुझे मेरे घर से बाहर निकाल रही हो? तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती हो। लेकिन अभी इस घर में मैं रह रही हूँ, क्योंकि इस घर को किराए पर मैंने लिया है और आपको यहाँ से निकलने के लिए कह रही हूँ। निकलिए यहाँ से, चलिए। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और ये सब बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा और मैं दूसरे घर का किराया वसूल करने के लिए वहां से निकल पड़ा। तुम जो कह रहे हो, पूर्णिमा लालचंद ने हमारे पास जो बयान दर्ज करवाया है, ये दोनों बयान बिल्कुल अलग अलग है। सर वो झूठ बोल रही है। उन पर मेरा उधार है, घर का किराया बाकी है। 1.5 साल पहले मैंने राजेश को टैक्सी खरीदने के लिए पैसे उधार दिए थे, वो भी उन्होंने नहीं लौटाए हैं।
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि पैसे ना लौटाने के लिए कोई आदमी इतने नीचे गिर सकता है। वो भी यही कह रही है कि कोई इंसान अपना किराया वापस पाने के लिए, अपना कर्ज वापस पाने के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकता है। एक औरत का फायदा उठाने के बाद उसे चुप रहने की धमकी कैसे दे सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी किराएदार है, सिर्फ इसलिए कि उन पर तुम्हारा उधार है। सर, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। वो मेरा पैसा नहीं लौटाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे झूठे केस में फंसा रहे हैं। अब जो भी कहना मजिस्ट्रेट के सामने कहना, और क्या सच है क्या झूठ ये मेडिकल रिपोर्ट के बाद सामने आ जाएगा। लेट जाइए। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने केस रखने दीजिए। मैं बेल के लिए अभी अप्लाई कर देता हूँ। अब तक मेडिकल रिपोर्ट्स आई नहीं है। सर, मेरे क्लाइंट अपने ऊपर लगे आरोप को मानने से इनकार करते हैं। ये पूरी कहानी ही झूठी है। पुलिस की इनसे पूछताछ पूरी हो चुकी है और मेडिकल रिपोर्ट अब तक आई नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे क्लाइंट को बेल दे दी जाए। बेल एप्लीकेशन नामंजूर की जाती है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में लिया जाए। कोर्ट पुलिस को जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करने का ऑर्डर देती है। साथ ही इस केस की संवेदनशीलता को देखकर तहकीकात की जाए और पीड़ित महिला को किसी भी प्रकार से परेशान ना किया जाए। सीमा, मेरा विश्वास करो, मुझे फंसाया गया। मैंने कुछ नहीं किया। ये सारे आरोप झूठे हैं। पापा, हमें आप पे पूरा भरोसा है। हमें पता है आपने कुछ नहीं किया। एक औरत ने एक आदमी पर बलात्कार का आरोप लगाया और वो आदमी उस आरोप से इनकार कर रहा था। कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ। ऐसे केसेस को लेकर पूरे देश में जो जनाक्रोश उमड़ रहा था, उसे देखते हुए कोई भी अधिकारी आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट देने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेडिकल रिपोर्ट्स अब तक नहीं आई थी और उन रिपोर्ट से ही सच्चाई का पता चल सकता था। सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, इसके साइंस हैं। सर, आपने दिनेश जी के खिलाफ क्या कार्रवाई की? राजेश, हम तहकीकात कर रहे हैं। चार्जशीट फाइल करेंगे, उसके बाद कोर्ट तय करेगा क्या कार्रवाई करनी है। सर, आपने पुलिस रिमांड के लिए जोर क्यों नहीं डाला? आप रिमांड में लेके आरोपी को कन्फेशन ले सकते थे। हमने आरोपी से पूछताछ की है, उसका बयान दर्ज कर लिया है। सर, आप मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आज पूरा देश रेप विक्टिम्स के प्रति पुलिस की असंवेदनशीलता से नाराज है। पुलिस के काम करने के तरीके पे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पूरा काम प्रोसीजर के हिसाब से होगा। कानूनन जो सही है वही होगा। सर, मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? मेडिकल रिपोर्ट पर अभी हम जांच कर रहे हैं। अभी उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकते। हम सब जानते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। आप उसे छुपा रहे हैं। देखिए, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। कंप्लेंट सच्ची है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। थैंक यू वेरी मच। सर, एक और सवाल। सर, सवाल बताइए। सर, एक सवाल। ये क्या तुम्हें लगता है ये सब सच है? दिनेश जी ऐसा करेंगे ऐसा सोचा नहीं था।
क्या पता साहब दिनेश जी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो ऐसे इंसान लगते तो नहीं थे। सर दिनेश जी इज्जतदार इंसान है। उन्होंने जिंदगी में कड़ी मेहनत की है। घर के अलावा उनके पास 4-5 और प्रॉपर्टीज हैं। रिटायरमेंट उन्होंने जल्दी ले लिया था। किराए पर अच्छा गुजारा कर रहे थे। ये राजेश और पूर्णिमा कब से रहते हैं यहाँ? 2 साल से ऊपर हो गया होगा सर। इससे पहले कोई झगड़ा? सर होता होगा तो पता किसे चलता है। सर दिनेश जी नेक इंसान है। उन्होंने राजेश को टैक्सी खरीदने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन पूर्णिमा के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दिनेश जी जैसा आदमी अगर ऐसा कर सकता है तो फिर आदमी किस पर भरोसा करे? ऐसे तो इंसानियत से ही भरोसा उठ जाएगा। आप दिनेश गौर को कब से जानते हैं? लगभग 6 साल से सर। समझ में नहीं आता सर, इस उम्र में दिनेश जी ने अपनी इज्जत क्यों ऐसे गंवा दी? उनकी पत्नी है, बच्ची है, पता नहीं दोनों पर क्या गुजर रही होगी सर। मैं शहर की तरफ टैक्सी चला रहा था, तभी अचानक पूर्णिमा का फ़ोन आया। और देखिए, मैं जानता हूँ कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं समझता हूँ इस हादसे को बार बार याद करना आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है, पर फिर भी अगर आप अपनी पत्नी को तैयार कर सकें कि वो हमें बताएं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। देखिए, वो सब बताएं ये ज़रूरी नहीं है, पर हमारी जानकारी के लिए इस हादसे को समझना ज़रूरी है। अभी तो वेट करना होगा। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेने दीजिए और चार्जशीट फाइल करने दीजिए, तभी कुछ कर सकते हैं। लेकिन वकील साहब उन्हें जेल में गए हुए 2 महीने हो गए हैं। मैं समझता हूँ सीमा जी, पर अब उनकी बेल मंजूर नहीं हुई है तो क्या किया जा सकता है? राधिका, आप समझ सकती हैं कि मामला कितना सेंसिटिव है। सर, ये रही पूरी रिपोर्ट। दिनेश गौर? जी सर। जो भी दिनेश गौर को जानता था उन्हें ये बात सुनकर धक्का लगा, और कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि दिनेश गौर ऐसा कर सकता है। और आस पड़ोस में भी उनकी बहुत इज्जत है। हाँ, जहाँ काम करता था वहाँ भी पूछताछ की, पर वहाँ भी कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है। और मेडिकल रिपोर्ट से भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, इसके साइंस हैं। हाँ, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट तो पॉजिटिव है, पर बॉडी पर स्ट्रगल के कोई साइन नहीं है। यस, इट्स अ फैक्ट। हमने पूरी बॉडी का चेकअप किया है, मगर स्ट्रगल के कोई भी निशान नहीं है। पूर्णिमा लालचंद का कहना है कि उसके साथ जबरदस्ती हुई। उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में स्ट्रगल की कोई साइन नहीं है। सर, वो इस हादसे की अकेली चश्मदीद गवाह है और उसके बयान पर ही केस बनाया गया है। और उसका कहना है कि हादसे के तुरंत बाद उसने अपने पति को फ़ोन किया था, पर यह बात फ़ोन रिकॉर्ड से सच साबित होती है। दिनेश और उसकी पत्नी सीमा ने यह कबूल किया है कि 29 दिसंबर 2012 को दोपहर 1:15 बजे दिनेश पूर्णिमा के घर गया था। चार्जशीट फाइल करते हैं। हमें ये लिखना होगा कि सारे एविडेंस सर्कमस्टेंशियल है। सर, चार्जशीट सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर बनाई गई है और मेरे क्लाइंट ने जो बयान पहले दिया था उसमें अब तक कोई चेंज नहीं किया है। इन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप से भी इनकार किया है और 2 महीने जेल में गुजार चुके हैं। इसलिए मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन्हें बेल ग्रांट की जाए। दिनेश गौर की बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है। केस की सुनवाई 26 मार्च को होगी। दिनेश जी, कैसे हैं आप? बहुत डर लग रहा है राजेश। वो जमानत पे रिहा हो चुका है और सीमा जी भी अब तक एक बार भी आकर नहीं मिली।
अब केस की सुनवाई जल्द ही शुरू होने वाली थी। दिनेश गौर को जमानत मिल चुकी थी। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि आरोप साबित होने तक आप बेकसूर हैं। यह हमारी न्याय व्यवस्था का मूल मंत्र है। दिनेश पूरी तरह से टूट चुके थे। हमारी न्याय व्यवस्था के हिसाब से वो अब तक सिर्फ आरोपी थे, अपराधी नहीं। लेकिन दिनेश को ऐसा लग रहा था कि उन पर लगा यह दाग कभी नहीं मिट पाएगा। पापा, आप क्यों खुद को गिल्टी मान रहे हैं? हम सबको पता है कि आपको फंसाया गया है। आपको पता है पापा, हमारे लॉयर ने भी यही कहा है कि जो भी एविडेंसेस हैं वो सब के सब सर्कमस्टेंशियल हैं और चार्जशीट भी इसी के बेसिस पे बनी है। डोंट वरी पापा, वो केस लड़ लेंगे। बेटा, सच में मैंने कुछ नहीं किया है। पापा प्लीज, पापा मुझे पता है, मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। पापा प्लीज, आप भरोसा रखिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा पापा। कोर्ट को बताइए क्या क्या हुआ था और कैसे। जज साहब, मैं काम पर था। मेरी पत्नी पूर्णिमा का फोन आया। करीब 2:30 बज रहे थे। वो बहुत घबराई हुई थी। मैं तुरंत घर चला गया। घर पहुंचा तो पूर्णिमा बहुत घबराई हुई थी। उसने बताया कि हमारे मकान मालिक दिनेश कौर हमारे घर आए थे और किराया मांग रहे थे और अपना पुराना उधार भी वापस मांग रहे थे। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, शांत करने की कोशिश की, और वो चिल्लाने लगे, चीखने लगे। उन्होंने मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की। जब उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उनके ऊपर चिल्लाई और उसने अपना हाथ छुड़ा के उन्हें घर से बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर दिया। उनके बुरे बर्ताव की वजह से बेहद सदमे में थी। और फिर? वो बहुत परेशान थी जज साहब। आगे क्या हुआ? आपकी पत्नी ने दिनेश गौर पर रेप के चार्जेस लगाए। पूर्णिमा लालचंद को विटनेस बॉक्स में बुलाइए। कोर्ट को ठीक ठीक बताइए क्या हुआ था। बस इतना ही, आगे आपको कुछ नहीं कहना है। मैं बहुत परेशान थी साहब। मैं तो सिर्फ हरेसमेंट का केस करना चाहती थी। ये रेप वाली बात कहां से आई मुझे नहीं पता। कंप्लेंट में क्लियरली रेप का आरोप है। आईपीसी 376 के तहत चार्ज लगाए गए हैं और आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं रेप की बात आपकी कंप्लेंट में कहां से आई। क्या आपको पता था कि ये केस रेप के लिए दर्ज किया गया है? मैं सिर्फ बुरे बर्ताव और हरेसमेंट का केस करना चाहती थी। क्या पुलिस ने आपको आपकी कंप्लेंट पढ़कर नहीं सुनाई थी? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाइए। एफआईआर पूर्णिमा लालचंद और राजेश लालचंद के बयान के आधार पर दर्ज की गई थी और सारी इन्वेस्टिगेशन भी उसी के बेस पर हुई थी।
पूर्णिमा लालचंद ने अपना बयान कांस्टेबल अर्चना की मौजूदगी में दर्ज किया था। एफआईआर के साथ पूर्णिमा का बयान भी है, जिसमें उन्होंने दिनेश गौड़ के खिलाफ रेप का आरोप लगाया है। पुलिस इंस्पेक्टर अरुण सिंह और सब इंस्पेक्टर सुरेश प्रताप की मौजूदगी में ये कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी। कंप्लेंट पर पूर्णिमा और उनके पति राजेश दोनों के सिग्नेचर्स भी हैं। चार्जशीट के साथ ही वो पेपर्स लगे हैं। आपको अंदाजा भी है आपने कितना गंभीर आरोप लगाया है? कोर्ट को लगता है कि ये केस एक सीधे साधे आदमी से बदला लेने के लिए, उसे मजबूर करने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए और उससे कुछ हासिल करने के लिए फाइल किया गया है। इस केस की नई सिरे से जांच शुरू की जाए और जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल की जाए। और अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पाया जाता है कि ये केस किसी गलत इंटेंशन से फाइल किया गया था, तो कंप्लेनेंट के खिलाफ काउंटर केस फाइल किया जाए। दोनों शिकायतकर्ताओं ने कोर्ट में अपने बयान बदल दिए थे, तो फिर ये केस क्यों दर्ज किया गया था? उन दोनों ने इस तरह अचानक इस आरोप से इनकार क्यों किया था? तुम दोनों ने बहुत झूठ बोल लिया। अब मुझे सच सुनना है, पूरा सच। साहब, उन्होंने मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की थी, वो बहुत परेशान थी। चुप! बहुत नौटंकी कर ली तुमने। अब तुम दोनों की नौटंकी और बर्दाश्त नहीं करूंगा। पहले तुम दोनों ने रेप का केस फाइल किया और बाद में अदालत में अपने बयान से मुकर गए। क्यों? हमें तो मेडिकल रिपोर्ट से शक हुआ था कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। इस हादसे की अकेली विटनेस तुम्हारी पत्नी थी। इसी के बयान को आधार बनाकर चार्जशीट फाइल की गई थी। बहुत हो गया, चलो शुरू हो जाओ। अब बोलो, सच क्या है? देखिए, केस की पहली सुनवाई की तारीख करीब आती जा रही है। सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, मतलब ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके बूते पर आरोप साबित हो सके। मेडिकल रिपोर्ट से भी साफ पता चल रहा है कि किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। फिर भी मैं तुम लोगों की तरफ से केस लड़ूंगा, लेकिन पहले तुम दोनों को मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा, क्योंकि मुझे इस कंप्लेंट पर ही शक है। साहब, हम सिर्फ हरेसमेंट का केस ही दर्ज कराना चाहते थे। आई एम सॉरी, आपने केस रेप का फाइल किया है। अब आप क्या करना चाहते थे और आपने क्या किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टेटमेंट पर तुम दोनों के साइन हैं। अखबारों में, मीडिया में ये केस इतना उछाला जा रहा था और फिर भी 3 महीनों तक तुम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। साहब, हमने तो इनसे पहले ही कहा था कि सिर्फ हरेसमेंट का केस करते हैं। राजेश, अब तो वो हमें घर से निकाल ही देगा। तो क्या करूं मैं? तो वैसे ही काम धंधा ढंग से नहीं चल रहा है। सर, जो उधार लिया है वो तो चुकता हो नहीं रहा, ऊपर से 3 महीने का किराया। एक काम करते हैं, उस पर ना हरेसमेंट का केस डाल देते हैं। कुछ नहीं होगा उससे, हम ही केस हार जाएंगे। बहुत कर्जा लिया हुआ है और सभी ये बात जानते हैं। सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। सब समझ जाएंगे कि पैसा नहीं चुकता करना चाहते, इसलिए ये केस कर रहे हैं। फिर क्या करें? कोई ऐसा आरोप लगाते हैं कि वो समझौता करने को तैयार हो जाए। मतलब? रेप का केस डाल देते हैं उसके ऊपर, कर्जा किराया सब माफ हो जाएगा। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है तो? सिर्फ कर्ज और किराए से छुटकारा पाने के लिए तुम लोगों ने एक नेक और शरीफ इंसान पर बलात्कार का आरोप लगा दिया। और तुम्हें लगता है कि ये केस कोर्ट में टिकेगा? साहब, हमें लगा ही नहीं था कि बात इस हद तक आगे बढ़ेगी। हमने सोचा था हम केस करेंगे, दिनेश जी हमारे पास आएंगे और केस वापस लेने को कहेंगे, हम उनसे समझौता कर लेंगे। बहुत डर लग रहा है राजेश। वो जमानत पे रिहा हो चुका है और सीमा जी भी अब तक एक बार भी आकर नहीं मिली। अब कोर्ट की तारीख भी पास आ रही है। हम फंस जाएंगे राजेश। वो लोग तो हमसे बात करने आए ही नहीं। मैंने तो बहुत कोशिश की, उनके घर के सामने से बहुत बार गुजरी ताकि सीमा जी एक बार देख ले और केस वापस करने की विनती करे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे ख्याल से तुम दोनों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जब पहली बार मैंने चार्जशीट देखी थी
तभी समझ गया था कि यह केस कोर्ट में खड़ा भी नहीं हो पाएगा। अब क्या करें हम? पहली ही सुनवाई में सच बोल दो। तुम दोनों के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे, इतना याद रखो, सच बोलो। दोनों के बयान दर्ज करो और साइन करवाओ। दिनेश जी, सीमा जी, मैं आप दोनों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैं आपके साथ सख्ती से पेश आया, जबकि आप एक नेक इंसान हैं। मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई थी और FIR रजिस्टर हो चुकी थी, तो आपको कानूनी हिरासत में लेकर मुझे आपसे पूछताछ करनी ही थी। इसलिए थैंक यू। अब जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन हमने पूर्णिमा और राजेश के खिलाफ केस दर्ज किया और जल्दी ही चार्जशीट भी फाइल करेंगे और आपके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उसे खारिज करने की अर्जी देंगे। पापा, पापा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, ठीक है? बाय बाय। कहाँ जा रहे हैं आप? चौक वाले घर पर लौटते हुए किराया भी ले आऊंगा। खाना खाने तक वापस आ जाएंगे ना? आ जाऊंगा। अच्छा। दिनेश जी, कैसे हैं आप? आजकल नजर नहीं आते, क्या बात है? बस ऐसे ही। मुझे पहले से पता था कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। राजेश और पूर्णिमा आपको फंसा रहे हैं। दिनेश जी, एक दिन देखिएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी। अब सच सामने आ चुका है, पर क्या उससे मैंने जो कुछ भी सहा, जो दुख दर्द सहन किया, वो कम होगा? वो लोगों की शक की नजरें, मेरे पीठ पीछे इशारों इशारों में होती बातें, वो सब अब कम हो चुका है। पर जब मुझ पर आरोप लगा था, तब क्या कभी किसी ने मुझ पर भरोसा किया था? क्या सिर्फ पैसों के लिए लोग इतना नीचे गिर सकते हैं? केस का फैसला जो भी हो, क्या मेरी खोई हुई इज्जत कभी लौट पाएगी? राधिका, तुम्हारे पापा 11 बजे से गए हुए हैं। कह के गए थे कि खाना खाने तक वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं लौटे हैं और अपना फोन भी नहीं उठा रहे। कहाँ गए पापा? बोल के तो गए थे कि चौक रोड वाले घर पे जाएंगे और लौटते वक्त किराया भी लेकर आएंगे, लेकिन मैं सबको फोन कर चुकी हूँ, वो तो आज किराया लेने गए ही नहीं। अच्छा माँ, तुम चिंता मत करो, मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद देख कर आती हूँ और मैं विवेक को भी साथ में लेके जाती हूँ। ठीक है बेटा। हेलो विवेक, चाचा जी,
राधिका? चाची जी, मैं विवेक। हाँ विवेक, तुम्हारे चाचा है वहां पे? चाचा जी राजेश और पूर्णिमा को आईपीसी की धारा 306 यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत और धारा 112 यानी कि जुर्म के लिए उकसाने के तहत आरोपी करार दिया गया है। इन धाराओं की वजह से ये दोनों अपराध करने के साथ साथ अपराध के लिए उकसाने की सजा भी भुगतने के हकदार होंगे। पूर्णिमा को झूठा रेप केस दर्ज कराने के जुर्म में आईपीसी की धारा 211 यानी कि किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से झूठा आरोप लगाना, और आईपीसी की धारा 182 यानी कि गलत जानकारी देकर किसी पब्लिक सर्वेंट को अपना कानूनी अधिकार किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर करने के तहत भी गिरफ्तार किया गया है। सितंबर 2013 में गलत केस दर्ज कराने के जुर्म में पूर्णिमा को 4 साल की सजा सुनाई गई और 11,000 रुपए का फाइन लगाया गया। फिलहाल पूर्णिमा महिला जेल में अपनी सजा काट रही है। आत्महत्या के लिए उकसाने का केस अभी अंडर ट्रायल है। राजेश फिलहाल बेल पर बाहर है। क्या ये सारे झूठे केसेस न्याय मांगने आई सच में पीड़ित महिलाओं पर अन्याय नहीं है? कई बार लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, किसी को मजबूर करने के लिए या फायदा उठाने के लिए रेप और डाउरी हैरेसमेंट के कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि दहेज और बलात्कार के केसेस से निपटने के लिए सख्त से सख्त कानून बने, तो हमें यह भी देखना होगा कि इन कानूनों का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। कानून का और लोगों की भावनाओं का गलत फायदा उठाने की इन हरकतों से जो सच्चे केसेस हैं वो भी शक के दायरे में आ जाते हैं। 2 लोगों के गलत इरादे से एक नेक और बेकसूर इंसान की जान चली गई। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान ये सही नहीं है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।